Sure. All right, champions. First of all, wish you all a great good morning, everyone. This is your friend, mentor and coach केदार पांडे. आप लोग जहां पर भी हो, हिंदुस्तान के जिस भी रीजन से मुझे सुन रहे हो, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं. आपका फ्रेंड, mentor and coach केदार पांडे. This is our first lecture of business economics, and I hope in this entire journey you're going to be loving economics so much. आप बाकी subjects भूल जाओगे and you will be learning and loving economics so much. क्योंकि देश विदेश के अंदर इतना कुछ हो रहा है बच्चों, मुझे बहुत excitement है आपके साथ ये सब चीजें share करने के लिए. और without wasting any time, let's start our business economics. बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है. आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हो इस सब्जेक्ट को लेके. सबसे पहले तो फटाफट से मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स. सबसे पहले तो यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप लोग क्या बनने जा रहे हो? आप लोग बनने जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू गोना बी बिकमिंग CA, isn't it? Chartered accountant, CA. What do you mean by CA? Just a minute, बच्चा. CA. All right. चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या बात है यार. देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इमोशन है. जब भी आप आपके नाम के आगे CA लगाओगे ना, आपको एक अलग ही फील आएगा. फील कैसे बताऊं? शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार आने के बाद में उनको जो फील आता था ना, वैसा फील. विराट कोहली के हाथ में बैट आने जैसा फील. इमेजिन करो, महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में बैट आने जैसा फील, वैसा फील है आपके हम के आगे अगर CA लग जाता है तो द सेम इमोशन विल बी देयर विद यू. सो दिस इज गोना बी अ ब्यूटीफुल जर्नी. ये कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है, इट्स अ लाइफ, आई मीन इट्स अ वेरी बिग जर्नी. इसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा. आपको आपके दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, फैमिली छोड़नी पड़ेगी, पार्टियां छोड़नी पड़ेगी, तब जाके इतना सेक्रीफाइस करके कहीं ना कहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पद को पा सकते हो. ये बात आपने बहुत सी बार सुनी होगी कि इस हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं. हाउ मेनी पीपल आर देयर? 150 CR people and only 4.2 lakh chartered accountants are there. That the ratio comes to 0.0 something something something. मतलब आप लोग नायाब चीज हासिल करने जा रहे हो. तो नायाब चीज हासिल करने के लिए बच्चा लोग आपको नायाब मेहनत भी करनी पड़ेगी. ठीक है ना? यस सर. तो शाबाश, शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की. चलिए फटाफट से. बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा. कितने मार्क्स का पेपर रहेगा बच्चों? इट्स गोना बी द 100 मार्क्स ऑफ पेपर. ये हमारा कंप्लीट MCQ का पेपर है. 100 मार्क्स का पेपर है, कंप्लीट MCQ का पेपर है. और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है. ये आपको पहले से पता होना चाहिए. मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क जाएगा. 1 मार्क तो जाएगा, उसके साथ साथ में जो 4 मार्क्स आपके गलत हुए थे, 4 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी आपका मार्क्स जाने वाला है. मतलब आपके 5 मार्क्स यहाँ पे चले जाएंगे. यस सर? नो सर? यस सर. चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों, आ जाओ. अब आपका इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स. हाउ मेनी चैप्टर्स बच्चा लोग? द एंटायर इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स एंड दिस 10 चैप्टर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट है आपका माइक्रो का और दूसरा पार्ट है आपका मैक्रो का. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ माइक्रो, अनदर पार्ट इज ऑफ मैक्रो. माइक्रो के 5 चैप्टर्स और मैक्रो के 5 चैप्टर्स. अब ये जो माइक्रो के चैप्टर्स है, इसका बहुत बड़ा रिलेवेंस आपके 12th स्टैंडर्ड के साथ है. बहुत बड़ा रिलेवेंस आपके 12th स्टैंडर्ड के साथ है. मैक्रो के भी कुछ चैप्टर्स है तो आपके 12th के अंदर आएंगे, लेकिन उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ जितना हम लोग फाउंडेशन के अंदर डीप में जाके पढ़ेंगे. और बाकी कुछ कुछ चैप्टर्स है जो आपके कंप्लीट न्यू रहेंगे, लेकिन मजेदार चैप्टर्स है. बहुत कुछ कंप्लीट न्यू विल बी देयर, बट मजेदार चैप्टर्स है. बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है और आपको मजा आने वाला है पढ़ने के लिए. ठीक है ना? चलिए. अब यार आज का दिन जब ये लेक्चर आई मीन जब मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, तो देश विदेश के अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है. हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए. ठीक है ना? अब इकोनॉमिक्स शुरू करने के पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हाल ही में बंगाल के अंदर इकोनॉमिक्स इलेक्शंस हुए, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स की कुछ बात करूंगा. ध्यान दीजिएगा कि यार इकोनॉमिक्स आई मीन इलेक्शन जो है ये सिर्फ पार्टी या फिर कोई लीडर्स, इससे रिलेटेड नहीं है. कंप्लीट इलेक्शंस आर रिलेटेड टू इंडियाज इकोनॉमी. क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी सरकार बनाती है स्टेट के अंदर,
वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां की इकोनॉमी कैसे बढ़ने वाली है, क्योंकि देखो इलेक्शन जो है ये आप लोग एक बार वोट करके चले जाओगे, लेकिन उसके बाद में 5 साल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बंगाल के अंदर वाई बंगाल इज इंपॉर्टेंट, आप एक चीज नोटिस करिएगा बच्चा लोग, आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज दिखेगी, मैप्स में आप अगर एक चीज जाओगे देखोगे तो बांग्लादेश इज शेयरिंग ह्यूज बॉर्डर विद बंगाल, इजंट इट? आप लोग आपके स्क्रीन पे देखिएगा, आपको बताता हूं, बांग्लादेश इज शेयरिंग ह्यूज बॉर्डर विद, अब ये है बांग्लादेश, आप एक चीज देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है आपका वेस्ट बंगाल। आप देखो कितनी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, इट्स अ ह्यूज बॉर्डर, राइट? अब होता क्या है कि बांग्लादेश से ना बहुत सारे घुसपैठिए निकल के वेस्ट बंगाल में आते हैं, ये होता था टीएमसी के राज में, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी चलाती है उसके राज में ये चीज होती थी। तो आप एक चीज नोटिस करिए कि बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए यहाँ पे आते थे वेस्ट बंगाल के अंदर, और मतलब फेक वोटर आईडी के हिसाब से वोट करके जाते थे और तृणमूल कांग्रेस को जिता के जाते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगा दी कि यहां से इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये मैटर अब सिर्फ स्टेट का नहीं रहा, ये मैटर पूरा नेशनल ये मैटर पूरा नेशनल सिक्योरिटी का हो गया। वाई? बिकॉज आप एक चीज नोटिस करना, ये जो चाइना है ना, चाइना भी बांग्लादेश में ताक लगा के बैठा है, वहां पे बहुत सारे जो पोर्ट्स है उनको कैप्चर करके बैठा है और इंडिया के ऊपर आंख लगा के बैठा है। तो ये मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था बच्चा लोग, दिस मैटर इज अ ह्यूज मैटर, मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड आई होप दो जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो बहुत अच्छे चेंजेस लाए गए बंगाल के अंदर, बिकॉज बंगाल की इकोनॉमी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स व्हाई any kind of politics is connected to economics, and economics is the only thing, as I always say, economics is life and life is economics, हर चीज इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इसी प्यारे से सब्जेक्ट का आगाज मैं आज करने जा रहा हूं। आप सब लोग एक चीज नोटिस करिएगा, शुरुआत करूंगा मैं इस चैप्टर की जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपके पास नोट्स रहेंगे, आई होप आपके पास नोट्स रहेंगे। शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर की, चलो। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी? वाई आपको इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ाया जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम लाइक बिफोर ब्रिटिशर्स, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स कैसी रही है। आप सिर्फ आज की इकोनॉमिक्स पढ़ के बोलोगे कि केदार सर वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम तो सोने की चिड़िया थे, ये उसका रीजन समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ है। It's very very important to understand the reason how Indian economy has transformed from the era of 1850 to 1947 and then to 2026 current year right now. Okay? आप एक चीज देखिएगा, ब्रिटिशर्स के पहले बहुत लोग आए जिन्होंने इंडिया को लूटा है। सोमनाथ टेम्पल देखो बच्चों, सोमनाथ टेम्पल हैज बीन लूटेड सो मेनी टाइम्स। इंडिया सोने की चिड़िया ऐसा ही नहीं कहलाता था। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे क्या चिड़िया चलती थी सोने की? नहीं, ऐसा नहीं होता था भाई, चिड़िया सोने की थोड़ी होती है। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया यूज टू कंट्रीब्यूट अराउंड 25%, कितना परसेंट? अराउंड 25% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। 25% जीडीपी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, 25% मतलब 1/4 जीडीपी हो जाती है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 रुपए थे तो उसमें कंट्रीब्यूट इंडिया 25 रुपए तक इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। इतनी बड़ी जीडीपी इंडिया की हुआ करती थी, इतने तगड़े इतने स्ट्रांग हम लोग हुआ करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर जैसे ही आए नोच नोच के खाली इस कंट्री को, इसीलिए हम लोगों को इतना वक्त लग रहा है खड़े होने में। अदरवाइज इंडिया वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स माय वर्ड, isn't it? Yes sir। चलिए, सो बहुत सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ध्यान दीजिएगा। स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कहां से देखने वाले? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1850 से लेकर 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन द फर्स्ट एंड द 17th सेंचुरी एडी, 17th सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी मतलब सेंचुरी का मतलब होता है 100 इयर्स। यस सर। तो 17th सेंचुरी मतलब 1601 से लेके, देखो 1601 से लेके 1699 तक, 1601 से लेके 1699 तक ये था आपका गोल्डन पीरियड, जहां पे इंडिया राज करता था, हमारे पास बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी।
So between the 1st and the 17th century AD, India is believed to have the largest economy of the ancient and the medieval period. अभी आपको बताया मैंने 25% of the world's economy was with India. It was prosperous and self-reliant and is believed to be have controlled between 1/3 and the 1/4 of the world's wealth. 1/3 and the 1/4. 1/3. Imagine करो बच्चों. 1/3. 1/3 and 1/4. ये होता है 33.33% और ये होता है 25%. मतलब 25% से लेके 33.33% तक की जीडीपी इंडिया कंट्रोल करता था. तो सोचो कितनी बड़ी बात हुआ करती थी. छोटी मोटी बात नहीं है. आज इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी. उसके भी रीजन से हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे. थोड़ा डीप में जाएंगे तब आपको बताऊंगा कि उसके रीजन क्यों कि भाई इंडिया 4th लार्जेस्ट से 6th लार्जेस्ट क्यों बन गई. ठीक है ना. चलो. सो the economy consisted of self-sufficient villages as well as cities which were centers of commerce. नालंदा यूनिवर्सिटी, मोहनजोदारो, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं जहां पे इंडिया का कल्चर, इंडिया के वेद, इंडिया के पुराण, इंडिया के सब एंशिएंट बुक्स एंड ऑल ये सब प्रेज किए जाते थे. पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आके पढ़ के फिर अपनी इकोनॉमी सुधारता था. तो इंडिया इतना वास्ट डेवलप था उस समय पे. सो pilgrimage and administration. Now compared to villages, cities presented more opportunities for diverse occupations, trades and gainful economic activities. Simple division of labor intervened with attributes such as race, class and gender was the basis of the structure of the villages and acted as a built-in mechanism of economic and social differentiation. Though agriculture was the dominant occupation and the main source of livelihood for majority of people, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, India is an agrarian economy. क्या है इंडिया? इट्स एन एग्रेरियन इकोनॉमी. मतलब इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिफोर इंडिपेंडेंस वर ऑक्युपाइड इन एग्रीकल्चर. देखा हम लोगों ने. So that's why India is called as an agrarian economy. Though agriculture was the dominant occupation and the main source of livelihood for majority of people, the country had a highly skilled set of artisans and craftsmen who produced manufacturers, handicrafts and textiles of superior quality and fineness for the worldwide market. दोस्तों, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमारे राजाओं के अपने वेशभूषा अगर देखे होंगे तो उसके अंदर सोने के तार हुआ करते थे, चांदी के तार हुआ करते थे. इतने बड़े लेवल पे आप लोग देखा कपड़े बनते थे, टेक्सटाइल बनते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बना करते थे. मंदिर अगर आप देखोगे तो आप देखना मंदिर के अंदर क्या कलाकारी होती थी. मीनाक्षी टेम्पल देखना मदुरई का, तिरुपति टेम्पल देखना, कितने सारे टेम्पल्स के मैं नाम गिना सकता हूं जो इतने तगड़े हैं कलाकारी के अंदर. तो हमारे पास वैसे आर्टिसंस हुआ करते थे, वैसा आर्ट हुआ करता था. Isn't it? So we were very strong at the time of, before independence. So आइए पढ़ते हैं एंशिएंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी ऑफ इंडिया, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आप लोगों ने इसका नाम बहुत सी बार सुना होगा, चाणक्य का नाम बहुत सी बार सुना होगा. सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? सबको आवाज क्लियर है? आइए. The earliest known treatise on ancient Indian economic philosophy is अर्थशास्त्र. अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है साइंस, द साइंस ऑफ वेल्थ. आज इंडिया नोबेल प्राइज वगैरह आ जाए उसके पहले कितने सालों पहले अर्थशास्त्र लिख दिया था कौटिल्य ने. चाणक्य ने कितने साल पहले ये चीज बता दी थी, लिख दिया था, अपनी नीतियां बता दी थी पूरे वर्ल्ड को. Isn't it? So the Arthashastra, the pioneering work attributed to Kautilya, that is Chanakya. Arthashastra is recognized as one of the most important works on statecraft in the genre of political philosophy. In the genre of political philosophy. पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब आप देखो आज भी पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हुआ करती थी. सो इट इज बिलीव टू बी द काइंड ऑफ हैंडबुक फॉर किंग चंद्रगुप्त मौर्य. किसके दरबार में हुआ करते थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करते थे. द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, containing directives as to how to reign over the kingdom and encouraging direct action in addressing political concerns without regard for ethical considerations. Now, artha is not wealth alone. अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता. अर्थ का मतलब बच्चों एक चीज देखना, इट ऑल्सो encompasses all the aspects of the material well-being of the individuals. Also, अर्थशास्त्र is a science of earth or material prosperity. Now, the means of subsistence of humanity, which is primarily wealth and secondary the land. मतलब आप चीज देखिएगा, वेल्थ को सिर्फ पैसों से गिना नहीं गया, वेल्थ को लैंड के साथ भी जोड़ा गया. आप आज देखना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लैंड ही होती है. Isn't it?
आप देखो लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं होती, हमेशा एप्रिशिएट ही होती है। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा आपका स्टेक बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। सो द मेजर फोकस ऑफ द वर्क इज ऑन द मीन्स ऑफ फ्रूटफुली मेंटेनिंग एंड यूजिंग द लैंड. Kautilya emphasizes the importance of robust agricultural initiatives for an abundant harvest, which will go toward filling the state's treasury. Taxes which were charged equal for the private and the state-owned businesses must be fair to all and should be easily understood by the king's subjects. Taxes सिर्फ आज की बात नहीं है, taxes ये पहले से चलते आ रहे हैं और taxes ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट घर से पैसा थोड़ी लाएगी. गवर्नमेंट जो टैक्सेस से पैसा आता है उसी से देश चलाएगी. Isn't it? ये सब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सबसे बड़े सोर्सेस है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए. सो being a multidisciplinary discourse on areas such as politics, economics, and military strategy, diplomacy, function of the state, and the social organization. Kautilya's writings relate to statecraft, political science, economic policy, and military strategy. True kingship is defined as a ruler's subordination of his own desires and ambitions to the good of his people. That is, a king's policies should reflect a concern for the greatest good of the greatest number of his subjects. Now, the preservation and advancement of this good was comprised of 7 vital elements. Highlight करो बच्चों. 7 vital elements. कौन से? King, ministers, farmlands, fortresses, treasury, military and allies. राजा, उसका राज दरबार, farmlands, fortresses मतलब किले, treasury पैसा, मिलिट्री और अलाइज. अलाइज का मतलब उनके दोस्त बिरादर, उनके साथ लड़ने वाले लोग, उनके साथ चलने वाले लोग, इनके ऊपर भी एम्फोसिस किया था कौटिल्य ने. अब आप बोलोगे सर एग्जाम के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत बहुत कम है. ठीक है, तो एक चीज ये चीज मार्क करके रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The advent of the Europeans and the British marked a shift in the economic history of India. आपको यूरोप पता होना चाहिए कहां पे. आप, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं. आप बोलोगे सर मैप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई जरूरी थोड़ी कि आपको ज्योग्राफी के अंदर ही मैप पढ़ने हैं. एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो द मैप्स. आपको बताता हूं कि भाई आपके यूरोप कहां पे. आपको स्क्रीन के ऊपर मैप दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप. आपको यूरोप की ओर लेके चलता हूं. ये आपका यूरोप है. अब ये है आपका इंडिया. दिस इज इंडिया. आपका मतलब मेरा भी इंडिया ऑब्वियसली. तो ये है इंडिया. और इंडिया से आगे निकलोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सऊदी अरेबिया, ये आपका पूरा अफ्रीका. अफ्रीका के ऊपर आओगे तो ये आपका यूरोप. एवरीबॉडी कैन सी. ये है आपका पोलैंड, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, ये पूरा यूरोप का पार्ट है. तो यूरोप आपको पता होना चाहिए. सो द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश मार्क्ड अ शिफ्ट इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब पीरियड्स. कैसे डिवाइड कर सकते हैं ब्रिटिश रूल को? सबसे पहले तो द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1858. कहां से कहां तक बच्चों? 1757 से लेके 1858 तक. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947. मतलब इनका राज कब से शुरू हुआ था? 1858 से लेके 1947. और उसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया फ्रॉम 1757 टू 1858. ये मंगल पांडे वाला रिवोल्ट था जहां पे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी गई एंड ब्रिटिशर्स केम इनटू पिक्चर. So this is how we're going to be studying the difference between the first half and the second half of India's economy. So the historical legacy of British colonialism is an important starting point to illustrate the development path of India. With the onset of industrial revolution in the later half of the 18th century, later half of the 18th century मतलब year रहा होगा 1750. क्या ईयर रहा होगा बच्चों? 1715. एक सेकंड. ईयर रहा होगा 1750 से लेके 1750 से लेके आगे, मतलब the second half of 18th century. The manufacturing capabilities of Britain increased manifold. Manifold का मतलब लिखो multiple times. अपने अपनी बुक्स में लिखो multiple times. Multiple times. Manifold का मतलब लिखो multiple times. And consequently there arose the need to augment a raw material supply as well as the need for finding markets for finished goods. This led to a virtual reversal of the nature of India's foreign trade from an exporter of manufacturers to an exporter of raw material. देखो कितना बड़ा shift है. From an exporter of manufacturers to the exporter of raw material. As the economic student समझना कितना बड़ा खतरनाक डिफरेंस है ये. From an exporter of manufacturer ना,
टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा? ऑब्वियसली फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों? अरे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे तो वो सस्ते में इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, उसके देश में बनाएगा, बाकी देश में बेचेगा। इजंट इट? हम बनाएंगे ना, हम बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, हम हमारे देश में बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, तो प्रॉफिट किसका? हमारा। सिंपल, इजंट इट? So the Indian exports of finished goods were subject to heavy tariffs. Tariffs का मतलब होता है टैक्सेस। लिखो tariffs का मतलब, लिखो टैक्सेस। tariffs का मतलब होता है, तारीफ नहीं है वो, tariffs है, tariffs मतलब टैक्सेस। Tariffs का मतलब लिखो टैक्सेस, and the imports were charged lower tariffs under the policy of discriminatory tariffs followed by the British. Now this made the exports of finished goods relatively costlier and the imports cheaper. In this backdrop, Indian goods lost their competitiveness. Consequently, the external as well as the domestic demand for indigenous products, indigenous का मतलब होता है domestic, लिखो indigenous का मतलब लिखो domestic, domestic, indigenous का मतलब लिखो domestic, indigenous products fell sharply, culminating in the destruction of Indian handicrafts and manufacturers. The destruction of Indian manufacturers, mainly due to the hostile imperial policies to serve the British interest and the competition from machine-made goods, had far-reaching adverse consequences on the Indian manufacturing sector. The problem was aggravated, aggravated मतलब बढ़ी, increase हुई, by the shift in the patterns of demand by domestic consumers favoring foreign goods, as many Indians wanted to affiliate themselves with the Western culture and ways of life. कुल मिला के बात ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे हमको रॉ मटेरियल देते थे ताकि हम लोग यहाँ पे गुड्स बनाए, और वो ब्रिटिशर्स यहाँ से गुड्स ले जाके बाहर बेचते थे ताकि उनके तिजोरियां भर सके। मतलब लॉस में कौन है? इंडिया लॉस में। Now the damage done to the long established production structure had far reaching economic and social consequences, as it destroyed the internal balance of the traditional village economy, which was uh, characterized by the harmonious blending of agriculture and handicrafts, and these were manifested as number one, large scale unemployment and absence of alternate sources of employment, which forced many to depend on agriculture for livelihood. The increased pressure on land caused subdivision and fragmentation of land holdings, subsistence farming, reduced agricultural productivity, and poverty. Then the imports of cheap machine made goods from the Britain and an shift of taste and fashions of Indians in favor of imported goods made the survival of domestic industries all the more difficult. ये सारे problems चल रहे बच्चों। क्या है problems? देखो सबसे पहले तो large scale unemployment, then increased pressure on land, फिर imports of cheap machine made goods from Britain and ओवरशिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशंस ऑफ इंडियंस इन द फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मतलब आप एक चीज देखना, ब्रिटिश काल में हम लोगों ने ना सूट पहनना शुरू कर दिया था, जैकेट्स, देखा ना, भगत सिंह ने भी जैकेट पहना था, तो वहां के गुड्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे और हम लोगों ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। स्वदेशी मूवमेंट अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने बहुत सारे जो फॉरेन गुड्स थे वो जला दिए थे, ये दर्शाने के लिए कि वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ लाइक ऑल दिस ब्रिटिश गुड्स एंड ऑल। Now, the system of land tenure, especially the zamindari system, created a class of people whose interests were focused on perpetuating the British rule. हाईलाइट करना, जो मैंने हाईलाइट करे आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करो। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, imports of cheap machine goods from Britain, and overshift of taste and fashion of Indians. Then systems of land tenure, zamindari system created a class of people whose interests were focused on perpetuating the British rule. Excessive pressure on land increased the demand for land under tenancy. Increased pressure on land increased the demand for the land under tenancy, and the zamindars got the opportunity to extract excessive rents and other payments. Simple सी बात है यार, बहुत बड़े पैमाने पे जो जमींदार होते थे वो लैंड में कब्जा कर लेते थे और जिसको भी जरूरत होती थी उसको बहुत ज्यादा हेवी रेंट में देते थे या फिर लोन देते थे और एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो फंसेगा कौन? इंडियन फार्मर। बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री, बीइंग एग्रेरियन कंट्री, हम लोग फंसते जा रहे थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेटेडनेस। व्हाट डू मीन बाय हाई इंडेटेडनेस? बहुत ज्यादा लोन फार्मर्स ले लेते थे और लौटा नहीं पाते थे, वापस नहीं कर पाते थे
उसकी वजह से उनको फांसी लेनी पड़ती थी और दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, उसको बोलते हैं हाई इंडेटेडनेस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, growth of a class of exploitative money lenders and low attention to productivity enhancing measures led to a virtual collapse of Indian agriculture. So these were so many reasons जहाँ पे अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो खराब हुआ या फिर उसका डाउनफॉल हुआ. सब लोग ये फटाफट से जो मैंने आपको हाईलाइट किया है आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करो. चलो, आई होप इट्स डन. गुड. Now we shall now have a look into the stagnated nature of industrialization during the colonial era. The factory-based production did not exist in India before 1850. The modern industrial enterprises in colonial India. Colonial India. ये बच्चों ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? Colonial India. Colonial ये वर्ड आया कॉलोनीज से. कहाँ से आया? कॉलोनीज. ब्रिटिशर्स जहां जहां जाते थे अपनी कॉलोनीज सेटअप करते थे. कॉमनवेल्थ गेम्स सुना है आपने? कॉमनवेल्थ गेम्स. कॉमनवेल्थ गेम्स कौन खेलता है? वही नेशंस खेलते हैं जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने राज किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है. वो सब नेशंस का एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप, और वही कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं. सो उसको बोलते हैं कॉलोनीज. So India started to grow in the mid 19th century. The cotton milling business grew steadily throughout the second half of the 19th century and achieved high international competitiveness. The cotton mill industry in India had a 9 million spindles. 9 million मतलब 90 लाख होता है. कितना होता है? 90 lakh spindles in the 1930s, which placed India in the 5th position globally in the terms of number of spindles. Imagine karo the kind of production, isn't it? So we had a large number of production of this, and this is how India was made, I mean the greatest country in the world, but Britishers ruined everything. आगे बढ़ते हैं. Jute mills also expanded rapidly in and around Calcutta. Calcutta मतलब कलकत्ता, कोलकाता. In response to a mounting global demand for ropes and other products, and Indian jute occupied a large share of the international market by the late 19th century. समझना, Indian jute occupied a large share in the international market in the late 19th century. At the end of 19th century, the Indian jute mill industry was the largest in the world in the terms of amount of raw jute consumed in the production. In addition, brewing, paper milling, leather making, matches and rice milling industries also developed during the century. Heavy industries such as the iron industry were also established as early as 1814. अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? ये देखो, सबसे पहले तो जूट मिल्स, फिर आपका इंडियन जूट, फिर आपका आप देखना इंडियन जूट मिल्स, फिर आपका रॉ जूट, ब्रीविंग, पेपर मिलिंग, लेदर मेकिंग, मैचेस, राइस मिलिंग, फिर यहाँ पे आके आयरन इंडस्ट्री वेर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1814. चीजें देखते जाना, रॉ मटेरियल ये सारे जो अपन एक्सपोर्ट करते थे बाय द ब्रिटिश कैपिटल. इंडियाज आयरन इंडस्ट्री वाज रैंक्ड 8th in the world in terms of output in 1930. Due to progress in modern industrial enterprises, some industries were reached global standards by the beginning of 20th century. Just before the Great Depression, India was ranked as the 12th largest industrialized country measured by the value of manufactured goods. कितनी? 12th largest. Highlight करो जो मैं highlight कर रहा हूँ. The producer goods industries, however, did not show high levels of expansion. Perhaps the most important of the factors that led to this state of affairs was the pressure exerted by the English producers in the matters of policy formulation to positively discourage the development of industries which were likely to compete with those of English producers. मतलब सिंपल सी बातें मान लेते हैं कि लेट्स से ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर मैं भी बनाता हूँ, ये कैलकुलेटर मैं भी बनाता हूँ, और कैलकुलेटर ये एक ब्रिटिश कंपनी भी बनाती है. तो ब्रिटिश कंपनी क्या बोलती थी कि भैया इसका प्रोडक्शन हम ही करेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही एक्सपोर्ट करेंगे, हम ही प्रॉफिट खाएंगे, और तुम अगर बनाओगे तो हम वो बेचने देंगे नहीं, और आपका रॉ मटेरियल हेवी कर देंगे, महंगा कर देंगे, तो बनाओगे कैसे? मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स ब्रिटिश कंपनीज, English producers, मतलब British companies. Now India's industrial growth was insufficient to bring in a general transformation in its economic structure. The share in the net domestic product, what do you mean by net domestic product? Depreciation हटा के, GDP minus depreciation
of the manufacturing sector, excluding small scale and cottage industries, and barely reached 7% even in 1946. Considering its slow progress, the share of factory employment in India was also small, that is 0.4% of the total population in 1900 and 1.4% in 1941. अब बच्चों ये है कंप्लीट डेटा, दिस इज डेटा, यहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि इंस्टीट्यूट जनरली डेटा नहीं पूछती है, उसके ऊपर का एनालिसिस पूछती है, समझ रहे हो। सो जो जो मैंने मार्क करा है आपको उसको एज ए डेटा फटाफट से मार्क कर लो, जब हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो आई विल आस्क यू दिस थिंग, ठीक है। सो अभी आज क्या पढ़ा अपन ने, आप देखो फटाफट से। आज हम लोगों ने शुरुआत किया कि भाई इंडिया का स्टेटस क्या था फ्रॉम 1850 से लेके 1947, देन वी स्टार्टेड, वी हैव सीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड उसका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। फिर आपने देखा कि भाई जो एंटायर इंडिया की इकोनॉमी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम द 1757 टू 1858 एंड 1858 टू 1947। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई हाउ इंडिया वाज रूइंड बाय ब्रिटिशर्स, इंडिया के जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनको कैसे रूइन किया गया, इंडिया में रॉ मटेरियल लाया गया, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाए गए, उसको एक्सपोर्ट किया गया और कंप्लीट प्रॉफिट वाज गॉन इन द पॉकेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड देन वी हैव सीन हाउ फार्मिंग वाज हेल्पलेस, ये सब चीज हम लोगों ने देखी। एंड देन लास्ट में कॉलोनीज वगैरह हम लोगों ने देखा। कल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेके आगे 1947, 1947 से आगे हम लोग कल हमारी इकोनॉमी देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तब तक ये रिवाइज करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टिल द टाइम, दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ for the day. See you tomorrow at the same time. Thank you so much. Bye bye.